हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी एक्सप्लेन। आज बात करेंगे पीजीआई चंडीगढ़ के बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन बोलता है आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर ए एंड बी। तो हमारे पास ये क्या है? एडेनिन है। तो ये क्या है? कि नाइट्रोजनस बेस है। और ये क्या दिख रहा है हम आपको आसपास? ये हमारे पे एक शुगर मॉलिक्यूल्स दिख रहा है। हमने क्या करा कि हमें पता है नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। तो हमारे पास ये पता चल गया कि ये न्यूक्लियोसाइड है। तो न्यूक्लियोसाइड हमें पता पड़ गया कि ये आंसर ये है। और हम इसके बारे में न्यूक्लियोसाइड के अगर बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ मैं। नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट इससे जुड़ जाएगा। तो ये क्या हमारे पास आ जाएगा? न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे इसको। अब न्यूक्लियोटाइड हमारा बनेगा कैसे? मैं बताता हूँ। हमने क्या करा, यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप लिया। हमने इसमें से वाटर रिलीज कर दिया। हमने वाटर रिलीज करा तो हमने एक फॉस्फेट जोड़ा। तो हमारे पास क्या बना? एएमपी। एएमपी मतलब एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट बना। अब मानते हैं हम इसमें एक और फॉस्फेट जोड़ते हैं, ऐसे ही करके फिर वाटर रिलीज करते हैं। तो हमारे पास दो और वाटर रिलीज होगा। तो हमारे पास क्या बनेगा? एडीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बन गया। हम एक और बार रिलीज करेंगे वाटर, वो वाटर फॉस्फेट जोड़ेंगे और दो बार तीन बार वाटर रिलीज करेंगे। तो हमारे पास क्या निकलेगा? एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसी को बोलते हैं कि हमारा ये क्या काम करता है? हमारा ये एनर्जी करेंसी के तरह भी काम करता है। और हम इसे डीएनए कैसे फॉर्मेशन करते हैं, मैं उसमें ये भी बताऊंगा कि इससे डीएनए कैसे फॉर्मेशन होता है। अब क्या हुआ यहाँ पर? इसे हम रिमूव कर देते हैं। अब सपोज करो कि हमने ये वाला ही ग्रुप सेम उठा के हमने इसके नीचे ले लिया। तो क्या होगा कि ये वाला, ये हमारे पास पहला, दूसरा और ये तीसरा है। और ये वाला, ये चौथा और ये पांचवा। जब तीसरे के साथ पांचवा कार्बन रिपीट, मतलब यही सीरीज आपके नीचे रिपीट होके आएगी, तो उससे वाटर रिलीज होगा। वाटर रिलीज होने के बाद क्या होगा कि इसके साथ आपके साथ डीएनए फॉर्मेशन होता चला जाएगा ऐसे नीचे नीचे। और क्या होगा यहाँ पर? ये जब डीएनए फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर OH की जगह ये वाला OH हट के H में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि डीएनए की स्टेबल मॉलिक्यूल्स है। और यहाँ पर हमें OH रखे रहेंगे तो हमारा क्या बनेगा? आरएनए फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ठीक है, mRNA। अब हम इसको देखते हैं। ये हमें क्या शो कर रहा है? ये हमारे पास क्या है? एक अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड की ट्रिक ये है कि अमाइनो एसिड ये रहता है कि हमारे पास सबसे पहले तो हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं अमाइनो एसिड का। ये सब में कॉमन रहता है। ये स्ट्रक्चर हमारे पास सब में कॉमन रहेगा अमाइनो एसिड का। बस ये वाला ये स्ट्रक्चर है, ये वेरिएबल हो जाएगा। यहाँ पर H लग सकता है, या यहाँ CH3 लग सकता है, या यहाँ पर CH2OH लग सकता है। अब कैसे है ये? तो यहाँ तक का तो सबके लिए कॉमन हो गया। अब कैसे चेंज हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, अब ये देखिए, देखो कि क्या हुआ यहाँ पर। जैसे यहाँ पर H आ गया, ग्लाइसिन हो गया। मैंने बताया ना कि इस तरह से होता है। ये तो सबके लिए कॉमन है, बस यही वाला वेरिएबल है। तो यहाँ पर एक H आ गया तो ये ग्लाइसिन हो गया। ग्लाइसिन क्या है? एक कायरल मॉलिक्यूल है। एक कायरल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया है। ये एक कायरल है क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पर भी H और यहाँ पे भी H। ठीक है। और ये एलेनिन हो गया। एलेनिन में CH3 ग्रुप अटैच हो गया, यहाँ पे H की जगह CH3 ग्रुप अटैच हो गया। यहाँ पे CH2OH हो गया। अब देख रहे हो कि ये चीज तो सबके लिए कॉमन है। ये चीज सबके लिए कॉमन है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, ये सब के लिए कॉमन है। और ये भी सबके लिए कॉमन है, बस वेरिएबल क्या है? नीचे वाला। तो हमने देखा कि CH2OH यहाँ पर आ रहा है। तो CH2OH किसके साथ आता है? सीरीन के साथ आता है। तो ठीक है, तो ये हो गया हमारे लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्वेश्चन प्रोवाइड करा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्ट लेवलिंग ऑफ ए गिवन स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। हमें क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के हमें ABCD ये दे रखे हैं कि ये क्या क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं
कि हम ए वाले को देखते हैं। ए वाले में हमें ऐसा शो कर रखा है कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, इन सबको इस तरह से कर रखा है। तो ये क्या है हमारे पास, ग्रेनम है। ग्रेनम का काम क्या होता है, ग्रेनम का काम होता है हमारा, लैट रिएक्शन होती है ग्रेनम के अंदर, जिससे NADPH, ATP और O2 बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं बाय विद द हेल्प ऑफ साइक्लिक और एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू। अब साइक्लिक और नॉन साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू जब हमारे पे ये प्रोडक्ट ऐसा फॉर्मेशन होता है, हमें साइक्लिक की और नॉन साइक्लिक के प्रोसेस के थ्रू हमें क्या प्रोड्यूस करना पड़ता है, ATP और NADPH और O2 बाय प्रोडक्ट ऐसा प्रोड्यूस होते हैं। हम इस बाय प्रोडक्ट को यूज करेंगे स्ट्रोमा के लिए। आपको यहाँ पे एक शो कर रखा है डी वाला, ये क्या है हमारे लिए, स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा में हमारी क्या चलती है, डार्क रिएक्शन चलती है। जो हमने यहाँ पे ऐसा ATP NADPH प्रोड्यूस करा साइक्लिक और नॉन साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू, हम इसके थ्रू हम डार्क रिएक्शन के थ्रू हम क्या बनाएंगे, ग्लूकोज फॉर्मेशन करेंगे। अब आप देखो कि हमने ए क्या है हमारे पास, ग्रेना है। ग्रेना में क्या हुआ, हमारी लाइट रिएक्शन होगी। स्ट्रोमा में हमारी क्या डार्क रिएक्शन हुई। अब क्या हुआ, इस एक और दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या है मैंने आपको बता दिया। एक एक कॉइन, अगर एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, थैलाकॉइड बोलेंगे। और अब ये देखो, ये स्ट्रोमा लैमेली, दो ग्रेनम आपके पास में कनेक्ट किससे है, स्ट्रोमा लैमेली के थ्रू। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो गया, ए हमारा ग्रेनम हो गया, बी क्या होगा, थैलाकॉइड हो गया, तीसरा क्या हो गया, स्ट्रोमा लैमेली हो गया, डी क्या होगा, स्ट्रोमा हो गया। हमारा आंसर क्या हो गया, सेकंड इज करेक्ट हो गया। ठीक है, हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अल्ट्रावायलेट रेस कॉज क्या करती हैं, सबसे सबसे पहले हमें सभी बताते हैं स्किन कैंसर तो होता ही है। हाई ब्लड प्रेशर, इसकी वजह से कोई ब्लड प्रेशर के में इफेक्ट नहीं होता। ब्लड शुगर लेवल पे कोई नहीं। तो हमारा DNA डैमेज होता है। कैसे DNA डैमेज होता है, मैं आपको बताता हूँ कि DNA डैमेज कैसे होता है। जैसे हमें पता है कि एक चीज आप याद करिए, प्यूरिन हमारे और पिरिमिडिन होते हैं हमारे पास। क्या होता है, प्यूरिन हमारे होते हैं AG, आप याद कर सकते हैं इस ट्रिक से, AG क्यूट, AG बहुत क्यूट है। तो AG से फॉर एडेनिन, G फॉर गुआनिन, C फॉर साइटोसिन, U फॉर यूरासिल, T फॉर थाइमिन। हमें ये पता पड़ गए। अब हम पता कैसे करें कि एडेनिन साइटोसिन के साथ कैसे बाइंड है। इसके भी एक ट्रिक है, मैं बताऊं कि आपका आए थे चले गए, और आए थे A T के साथ और C G के साथ। तो आए थे के साथ डबल बॉन्ड, चले गए इसके साथ तीन ट्रिपल बॉन्ड। तो अब इसको देखो, हमारा ये DNA स्ट्रक्चर है, ये इसके साथ बॉन्ड, थाइमिन एडेनिन के साथ बॉन्ड कर रखा है डबल बॉन्ड के साथ, थाइमिन एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ बॉन्ड है। जब हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेज आएगी ना, तो हमारी ये इसको ब्रेक कर देगी। अब क्या करेगी, यहाँ पर जो थाइमिन और थाइमिन के बीच में ये डाइमर फॉर्मेशन हो जाएगा, जिससे क्या होगा, हमारे ट्रांसक्रिप्शन में हमें प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, ए और डी करेक्ट है, तो ए और डी आंसर हो गया हमारा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ क्लोन। कौन ऐसा है कि जो क्लोन फॉर्मेशन नहीं कर सकता। सबसे पहले हम देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि आप देख रहे हो, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये एक ओवरी शो कर रखी है हमने। तो इसमें देखिए एक मेल पोलन ट्यूब एंटर कर रही है माइक्रोपाइलर एंड से। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर टू सेकेंडरी न्यूक्लियाई हैं, ये सेकेंडरी न्यूक्लियाई है आपके लिए। और ये क्या है हमारे पास, एक एग है। अब हमारा पास आए, हमारे पास दो मेल गैमेट्स है। एक मेल गैमेट जाके एग से बाइंड करेगा और दूसरा जाके सेकेंडरी न्यूक्लियाई से बाइंड करेगा। जब क्या होगा कि जब न्यूक्लियाई एक एग वो एक क्या बोलते हैं, एक मेल गैमेट जब सेकेंडरी न्यूक्लियाइड से बाइंड करेगा तो हमारे क्या बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म बनाएगा। और जब एग से बाइंड करेगा एक मेल गैमेट तो क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। इसको बोलते हैं जब एक मेल गैमेट
एक एग से बाइंड करता है, तो इसको प्रोसेस को बोलते हैं सिनगैमी। सिनगैमी बोलते हैं। सिनगैमी और पीएन को मिला के, प्राइमरी एंडोस्पर्म को मिला के क्या बोलते हैं हम? डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब इसमें मैं बताता हूँ कि क्लोन क्यों नहीं फॉर्मेशन होगा। अब मान लो कि आप ये जैसे मेल गैमेट है वो दूसरी किसका है? सेम जर्निया का, सेम स्पीसीज है। उससे जब उसमें भी कैरेक्टर डिफरेंट होंगे, जब इससे बाइंड करेगा तो क्या करेगा कि उसका जो जाइगोट बनेगा, जाइगोट से जब प्लांट फॉर्मेशन होगा वो भी तो डिफरेंट होगा, हल्का सा कैरेक्टर में डिफरेंशिएट होगा, हल्का हल्का। तो क्या होगा? तो इससे सेम क्लोन फॉर्मेशन नहीं हो सकता, क्योंकि जर्निया का सेम स्पीसीज से जब वो उससे बाइंड करेगा उसमें भी कुछ डिफरेंट कैरेक्टर होंगे। जब वो क्या हुआ, एक्स से जब बाइंड करेगा, जब सिनगेमी करेगा तो डिफरेंट कैरेक्टर्स प्रोड्यूस करेगा थोड़ा थोड़ा। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन का ही केस ले लो, उसमें भी तो सेम कैरेक्टर नहीं होते। पेरेंट्स से पेरेंट्स से क्या होता है कि जब एक बेबी फॉर्मेशन होता है उसका भी तो कैरेक्टर डिफरेंट होते हैं। सेम ऐसे ही डबल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में कैरेक्टर डिफरेंट हो जाते हैं थोड़े से। अब एपोमिक्सिस की बात करें। एपोमिक्सिस क्या होती है? एपोमिक्सिस की मैं कंडीशन बताऊं कि एपोमिक्सिस में क्या होता है। इसको मैं मिटा दूं, इसी में मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको एपोमिक्सिस क्या होता है। एपोमिक्सिस में ये क्या होता है? एपोमिक्सिस में जैसे आप देख रहे हो, ये एग हमारे पास क्या है? एन है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे पास एन है। अब सपोज करो कि एन की जगह ये 2n होते, मियोसिस नहीं हुई हुई इसके अंदर, तो 2n कंडीशन फुलफिल्ड हो गई। अब क्या है, सेकंड कहीं से मेल गैमेट तो आया नहीं इससे बाइंड करने। अगर ये 2n कंडीशन डायरेक्ट एक जायकोट में कन्वर्ट हो जाए, तो इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस कंडीशन बोलते हैं। एपोमिक्सिस कंडीशन में बताता हूँ आपको। एपोमिक्सिस कंडीशन होती है हैव इवॉल्व स्पेशल मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। Apomixis is a form of asexual reproduction that mimics sexual reproduction। ठीक है। अब क्या होता है, एक एपोमिक्सिस में एक और कंडीशन होती है पॉलीएम्ब्रोनी वाली, मैं आपको यही बता देता हूँ। पॉलीएम्ब्रोनी की कंडीशन क्या होती है? सपोज करो कि यहाँ पे न्यूक्लियर वो है आपके आसपास, एक लेयर प्रेजेंट होती है जो कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन होने का पेरिस्पर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये न्यूक्लियर लेयर है। इसके जो सब अंदर तो सब एन है, ये बाहर वाली ये क्या है? 2n है। जब ये पंच आउट करके अंदर आएगा तो काफी सारे होंगे। जब पंच आउट करके अंदर घुसेंगे, इसके अंदर किसके किसके अंदर घुसेंगे? एम्ब्रियो सेक के अंदर घुसेंगे। जब एम्ब्रियो सेक की कंडीशन में हो जाए तो काफी सारे आपके पास एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो जाएंगे। न्यूक्लियस से आपसे जब एम्ब्रियो सेक के अंदर एंटर करेंगे तो काफी सारे हमारे पास एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको। पॉली एम्ब्रियोनी का आपका सिट्रस हो गया और मैंगो हो गया। एक से ज्यादा एम्ब्रियो फॉर्मेशन होने वाली कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन कहते हैं। ठीक है। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें इसी में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये अपने आप में काफी बड़ा टॉपिक, मैं आपको बता दूं एक एग्जांपल देके कि जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर एक आलू को मान लेते हैं। तो एक क्या होता है कि आलू में जब हम घर पे छोड़ देते हैं उस पर बर्ड फॉर्मेशन होती है, उसी बर्ड से एक एम्ब्रियो फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, दूसरा आलू बनना शुरू हो जाता है। ये कंडीशन क्या होती है? यही कंडीशन क्या होता है कि आप किसी से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं कराते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है तो ये एसेक्सुअल है। तो प्लांट की उसमें की जगह एसेक्सुअल की जगह क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जिंजेबर ऑफिसिकल होता है आपका, ट्यूबर देखिए, बल्ब देख लीजिए, रनर होता है आपके, स्टाइलन होते हैं, ऑफसेट होते हैं, इसका एग्जाम्पल पिस्टिया होता है। क्या होते हैं ये? पहले तो एक अलग प्लांट्स को ऐसे फॉर्मेशन करते हैं, फिर बाद में ये डी अटैच हो जाते हैं। ये सारे एग्जाम्पल ये काफी डिटेल में है, इनको मैं बताऊंगा जब मैं अपने लेक्चर लेता हूँ, उसमें काफी डिटेल में बताता हूँ आपको। तो मैं आपको जब लेक्चर लूंगा तो मैं आपको उसमें डिटेल में बताऊंगा आपको। अब मैं बताता हूँ टिश्यू कल्चर क्या होता है। टिश्यू कल्चर ये होता है कि टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं, हम कोई भी प्लांट के एक्सप्लांट लेते हैं।
एक्सप्लेंट मतलब प्लांट का कोई भी पार्ट ले लो, आप उसकी लीफ से उठा के कोई पार्ट ले लो, एसेप्टिक कंडीशन होनी चाहिए। एसेप्टिक कंडीशन को प्रोवाइड करके हम उसे न्यूट्रिएंट मीडियम में प्रोवाइड करके उसे ग्रोथ करते हैं ऑक्सीजन और साइटोसिन में। तो क्या करते हैं कि पहली बात ये है, तो क्या होता है, डेट द whole plant that are grow from explant any part of the plant taken out the growth in the test tube under sterile condition in a special nutrients medium। और ये सबसे पहले क्या हुआ, 1950 में आपका टिश्यू कल्चर खोजा गया था। 1950 में क्या था, हम एक एक्सप्लेंट लेते हैं, एक्सप्लेंट प्लांट का कोई भी पार्ट ले लिया, हमने उसे क्या करा, एसेप्टिक कंडीशन में, स्टेराइल कंडीशन में हमने न्यूट्रिएंट मीडियम मिलकर ऑक्सीजन और साइटोसिन की कंडीशन में, जिससे हमने एक प्लांट को डेवलप किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्कीबैक्टीरिया डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग ए डिफरेंट। क्या चीज आर्कीबैक्टीरिया को डिफरेंट बैक्टीरिया से डिफरेंट बनाती है? सबसे पहला देखते हैं हम, राइबोसोम। नहीं, बोथ में सेम है, 70s दोनों में सेम है। सेल वॉल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, सेल वॉल स्ट्रक्चर दोनों में डिफरेंट है। पिगमेंट सेम है, जेनेटिक नेकेड मटेरियल दोनों में सेम है, क्योंकि दोनों प्रोकैरियोट से जेनेटिक मटेरियल दोनों में सेम है। तो हम देखते हैं क्या डिफरेंट है सेल वॉल में इसके। अगर बात करें, दोनों प्रोकैरियोट्स हैं। सेल वॉल में आर्की बैक्टीरिया में आपका नो पेप्टिडोग्लाइकन इंपॉर्टेंट, कंटेन बैक्टीरिया कंटेन पेप्टिडोग्लाइकन। मेम्ब्रेन में लिपिड क्या हो, एस्टर लिंक्ड होती है, एस्टर लिंक्ड होती है। फर्स्ट अमाइनो एसिड कौन सी होती है इसमें, मेथोनिन होती है, इसमें फॉर्माइल मेथोनिन होती है। अब क्या होता है, आर्की बैक्टीरिया सेंसिटिव नहीं होते हैं, एंटीबॉडी से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर बैक्टीरिया में फर्क पड़ता है। डीएनए में इसके सर्कुलर विद स्टोन होते हैं, इसमें नहीं होते हैं। ये एक्सट्रीम क्लाइमेट में सरवाइव कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर हम होगा सेल वॉल स्ट्रक्चर हो गया हमारा। 121 का हम दूसरे देखते हैं, स्लाइम मोल्ड हैव। स्लाइम मोल्ड हैव क्या होगा हमें, आइडेंटिकल टू पिगमेंट ऑफ द हायर प्लांट। सबसे पहले स्लाइम मोल्ड हमारे किसके हैं, प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है। प्रोटिस्टा में क्या है, इसके पास क्या हो, पहली वजह ये एक क्लोरोफिलस होते हैं। क्या होते हैं, एक क्लोरोफिलस। वॉल इन वेजिटेटिव फेज, कोई वॉल फॉर्मेशन नहीं करते, तो ये क्या है, नो सेल वॉल। वॉल इन स्पोर, हाँ, वॉल स्पोर में प्रेजेंट होती है। कौन सी, सेल वॉल आर प्रेजेंट ऑन द स्पोर, वो भी किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। यस, वॉल इन प्रेजेंट ऑन इन स्पोर। तो दूसरा क्वेश्चन चौथा बोलता है, टू फ्लैजिला वन लाइन लॉन्गिट्यूडनल अदर ए ट्रांसवर्सल। नहीं, कोई फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता, नो फ्लैजिला आर प्रेजेंट। ठीक है, तो हमारा ये वाला भी हो गया। दूसरे कहता है बार्क इंक्लूडेड। जो पेड़ के ऊपर एक खाल देखी होगी, वो बार्क बोलते हैं उसको। बार्क में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, मैं आपको बताता हूँ। इस स्ट्रक्चर से हम समझेंगे बार्क में क्या क्या होता है। पहले हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ये कैम्बियम होती है। कैम्बियम पहले हमारे पास इस तरह से होती है, इसे बोलते हैं इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम। फिर ये एक दूसरे से बाइंड हो जाती है, तो इंटरफेस्कुलर कैम्बियम पूरे में कन्वर्ट, तो ये पूरे वेस्कुलर कैम्बियम में कन्वर्ट हो जाती है पूरी इस तरह से। अब क्या होता है, वेस्कुलर कैम्बियम से क्या होता है, नीचे की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनता है, ऊपर सेकेंडरी फ्लोरम बनता है। अब क्या था कि सेकेंडरी जाइलम नीचे की तरफ बनता जाता है और सेकेंडरी फ्लोरम ऊपर की तरफ बनता जाता है। अब क्या होता है कि ऊपर क्या हमारे पास है, कॉर्टेक्स सेल्स हैं। कॉर्टेक्स सेल्स हैं जो कि पेनिनकाइमेटस है। अब क्या करेगा, उसको ब्रेक कर, ऊपर हमारे पे एपिब्लेमा भी है। अब क्या होगा, जब इसको ये पंचर्ड करेगा, पंचर्ड करेगा, तो अब क्या होगा, जब ये ऊपर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम आप पंचर्ड करेगा एपिडर्मिस को, और किसको पंचर्ड करेगा, कॉर्टेक्स को। जब एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स को दोनों को पंचर्ड करेगा, तो उससे क्या बनेगा, जब उसमें क्या होगा, जो पंचर्ड वाली जगह पर क्या होगा, रीजनरेशन कैपेसिटी आ जाएगी, उससे क्या बनेगा, कॉर कैम्बियम का फॉर्मेशन होगा। अब कॉर कैम्बियम से क्या होगा, नीचे की तरफ, तो क्या हमें पैलोडर्म बनेगा, ऊपर की तरफ हमारे पास कॉर्क बनेगा। ठीक है, अब ये बन गया हमारे पास। अब क्या हुआ, हमें बना किस किस से, अब हम इन तीनों को क्या बोलते हैं, पेरिडर्म बोलते हैं। और पेरिडर्म, और उसमें क्या है, सेकेंडरी फ्लोएम भी इंक्लूड है, तो हमारे इसको पूरे को मिला के हम क्या बोलते हैं, बार्क बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हुआ, सेकेंडरी फ्लोएम तो हो गया, और हमारे पे पेरिडर्म हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये हो गया बार्क इंक्लूडेड। क्या हुआ, सब रिपीट करता हूँ मैं आपके लिए।
क्या होता है हमारे पास वेस्कुलर कैम्बियम है। वेस्कुलर कैम्बियम में मेसेंटेरिक एक्टिविटीज स्टार्ट होती हैं, जिससे क्या होता है नीचे की तरफ सेकेंडरी जाइलम, ऊपर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनता है। और सेकेंडरी फ्लोएम जब बनता जाता है तो एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स सेल को ब्रेक कर देता है, और जहाँ पे ब्रेक करता है उस जगह मेरिस्मेटिक एक्टिविटी होती है, उससे कॉर कैम्बियम फॉर्मेशन होता है। कॉर कैम्बियम से क्या होता है, ऊपर की तरफ कॉर बनता है, नीचे के पेलोडर्म बनता है, और कॉर कैम्बियम और पेलोडर्म को मिला के हम पेरिडर्म बोलते हैं, और पेरिडर्म और प्लस सेकेंडरी फ्लोएम को मिला के हम बार्क बोलते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आप इसका। यह है सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनता है। सेकेंडरी कॉर्टेक्स कैसे? एक तो कॉर्टेक्स था ही जिसको पंचर्ड किया था, और सेकेंडरी कॉर्टेक्स कैसे फॉर्मेशन हुआ? जब क्या हुआ, जब मेरिस्मेटिक एक्टिविटीज कॉर कैम्बियम के पास से बनी, तो उससे कॉर कैम्बियम बना और नीचे का पेलोडर्म बना। पेलोडर्म बनना, पेलोडर्म को ही हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कॉर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट पार्ट इन स्टील, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्या है, स्टील में कौन सा पार्ट इंक्लूड नहीं है? अब स्टील को देखें तो स्टील का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से अब मैं बताऊंगा इस डायग्राम से आपको स्टील क्या होती है। आपको मैंने ऊपर की रेड वाली बाउंड्री कर रखी है, ये आपके एंडोडर्मिस है, और इसके नीचे आपका पेरिसाइकिल है। अब क्या हुआ, जो पेरिसाइकिल इसकी फर्स्ट लेयर स्टार्ट हो जाती है हमारी किसकी, स्टील की। मतलब पेरिसाइकिल इज अ पार्ट ऑफ द स्टील। अब उसके नीचे पेरिसाइकिल से आप नीचे जाते जाएंगे तो आपको क्या मिलेंगे, वेस्कुलर कैम्बियम मिलेगी जिसके जाइलम फ्लोएम होंगे। ठीक है। तो हमारा और पिथ मिलेगी। तो इससे नीचे, इस वाली से जितने भी नीचे हैं आपके पास क्या है, स्टील का पार्ट है। अब स्टील में कौन कौन इंक्लूड हुए? अब हमारे पास स्टील में हुआ पेरिसाइकिल हुआ, वेस्कुलर बंडल हुआ, पिथ इंक्लूड हुआ, पर एंडोडर्मिस नहीं हुआ। एंडोडर्मिस इज अ पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स। ये कॉर्टेक्स का पार्ट है एंडोडर्मिस। ठीक है, ये कॉर्टेक्स का पार्ट है एंडोडर्मिस। तो हम आगे देखते हैं इसमें। इंक्लूड पिथ इफ प्रेजेंट वेस्कुलर बंडल एंड पेरिसाइकिल। मैंने आपको बताया वेस्कुलर बंडल और पेरिसाइकिल इज द आउटर पार्ट, outermost layer of steel. Remember, the endodermis is a layer is not constitute of steel and it is a part of cortex. ये किसका पार्ट है, cortex का पार्ट है। इसको लिख लो, ये बच्चों में बहुत कंफ्यूजन होता है। It is a part of cortex. ठीक है, आगे देखते हैं। द की कंसेप्ट ऑफ डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का की कंसेप्ट क्या था? आप, मैं एक चीज बताऊं, जैसे आप लिख सपोज करिए एक स्पीसीज है, इससे एक स्पीसीज ये बनी, एक स्पीसीज ये बनी, एक स्पीसीज ये बनी, एक स्पीसीज ये बनी। इस तरह से स्पीसीज, न्यू स्पीसीज बनती जा रही है। क्या हुआ, ब्रांचिंग हो रही है और डेसेंड फैल रहा है। न्यू स्पीसीज बनी, न्यू स्पीसीज बनी, न्यू स्पीसीज बनी, इससे भी न्यू स्पीसीज बनी। तो इसका क्या है कि क्या है, ब्रांचिंग डेसेंड रिफर टू द प्रोसेस इवोल्यूशन ऑफ a new species from single common ancestor. A few species emerge, they become regionally adapt to a new surrounding. इसका बेस्ट एग्जांपल में जो डार्विन फिंचीज का बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कैसे। आप देख सकते हैं कि कैसे, इसी को बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन का भी बोलते हैं। देखिए कैसे, आप देख रहे हैं ये सीड, ये पहले बीज खाने वाली फिंची है, वो कन्वर्ट होगी इंसेक्ट खाने वाले में, लीफ खाने में, क्या बोला, टूल यूजिंग फिंचियोल, क्रब्स में, बर्ड एंड फ्रूट्स खाने में। तो क्या हुआ, ये एक एक कॉमन एंसेस्टर से न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन हो गई। न्यू स्पीसीज क्या, न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन हो गई। ठीक है। और दूसरा डार्विन का क्या कहना था, नेचुरल सिलेक्शन। अब नेचुरल सिलेक्शन क्या है, नेचुरल सिलेक्शन इज a process in nature through which living organisms adapt and change in response to a environmental conditions. हमारा क्या हो गया आंसर, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन इसका आंसर हो गया। इन ह्यूमन evolution, development of brain and language is an example. कन्वर्जेंट evolution का क्या होता है, कन्वर्जेंट evolution जैसे एक पेरेंट चाहिए और एक पेरेंट चाहिए, इससे एक न्यू स्पीसीज बनी जिसमें ये बहुत कॉमन फीचर्स आए।
स्पीसीज बनी, ये मान लो ए है, ये बी है और सी है। सी में ये कॉमन फीचर्स आ गए ए और बी के, तो क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। डाइवर्जेंट जैसे ये हो गया, जैसे एक पेरेंट्स ये है, इससे ये हुआ और इससे ये हुआ, ए से बी बना और सी, मतलब एक ही से स्प्लिट होके बी और सी बने, तो ये क्या हो गया, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। अब पैरेलल रिवोल्यूशन की बात करें, पैरेलल रिवोल्यूशन में क्या हुआ कि पैरेलल चल रहे हैं इस तरह से, तो मतलब एक चीज ये इवॉल्व हो रही है तो इसके साथ ये भी साथ ये भी इवॉल्व हो रहा है। तो अब हम देखते हैं एडेप्टेशन। मैंने डार्विन फिंचेस का आपको एग्जांपल लिया, एडेप्टेशन का वो एग्जांपल है, पर यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ ब्रेन एंड लैंग्वेज, तो पैरेलल ही हुए हैं दोनों एक साथ, तो इसका पैरेलल इवोल्यूशन एग्जांपल है। जैसे मैं इसको आपको बताऊं, इसका था होमो हेबिटस का था 600 से कितना था, 800 था। इसका क्या था, होमो इरेक्टस का था 900 सीसी। और होमो निडेंथस का क्या था, 1400 सीसी का ब्रेन कैपेसिटी थी। तो ये आप देख रहे हो, ये चीजें पैरेलल पैरेलल बढ़ रहे हैं, और ऐसी लैंग्वेज भी आगे ऊपर की तरफ इंक्रीज हुई है, दोनों पैरेलल चले हैं। अब धीरे धीरे करके ऐसे ब्रेन कैपेसिटी इंक्रीज होती चली गई, तो इसका क्या है, पैरेलल इवोल्यूशन है। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिप्लो डिप्लोटीन ऑफ द म्यूसिस इज मार्क्ड बाय, पहला कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टियल कॉम्प्लेक्स, टर्मिनेशन ऑफ कैस्मेटा, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टियल कॉम्प्लेक्स बिटवीन क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस। अब हमें इसे देखना है कि भाई डिप्लोटीन कैसा होता है, हम पता करते हैं। जैसे हमने देखा लेप्टोटीन क्या होता है, ऐसे याद करते हैं, ले, जा, पानी, डिप एंड डाई। ठीक है, तो क्या हुआ लेपोटीन में स्टेज में, क्या हुआ, दोनों क्रोमोसोम्स जो हैं आपके सिस्टर क्रोमेटिड आके एक दूसरे के पैरेलली अरेंज हो गए। जाइगोटीन में क्या हो गया, यहाँ पे एक सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गया। अब पैकेटीन में क्या हुआ, आपकी क्रॉसिंग ओवर हुई, क्रॉसिंग हो गया, अब और क्या हुआ, क्रॉसिंग नोड्यूल्स नोड्यूल्स बने, और क्या हुआ यहाँ पर नोड्यूल्स और रिकॉम्बिनेशन हो गया, एंजाइम रिकॉम्बिनेशन एंजाइम के थ्रू आपके यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुई। तो यहाँ पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर हुई, नोड्यूल बने, रिकॉम्बिनेशन हुआ आपके पैकेटीन स्टेज में। और डिप्लोटीन स्टेज में आपके जो सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे जाइगोटीन में जो बना था, वो यहाँ पर डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा और डाइकाइनेज में अलग अलग होना शुरू हो जाएगा। तो हमने देखा डिप्लोटीन स्टेज में क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टियल कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, टर्मिनेशन ऑफ कैजमेटा नहीं होगा, कैजमेटा नहीं फॉर्मेशन हो रहे, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टियल कॉम्प्लेक्स बिगिनिंग, यहीं से बिगिनिंग होती है। क्रॉसिंग ओवर कहाँ हो रही थी, हमारी पैकेटिन स्टेज में हो रही थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। विच इज वन ऑफ द डिसॉल्व द ब्लड क्लॉट आफ्टर हार्ट अटैक। जब हमें हार्ट अटैक किसी पेशेंट को होता है, तो हम काफी सुन देखा होगा, कभी मेडिसिन में देख के आना, तो स्ट्रेप्टोकाइनिस नाम की एक, हम उसे इंजेक्ट किया जाता है, उसके कभी उसके ऊपर लिखा होता है स्ट्रेप्टोकाइनिस। तो उसमें क्या होता है, ये ब्लड क्लॉट को रिमूव कर देती है। कैसे रिमूव करती है, देखो यहाँ पे कि ये सब ब्लड के थक्के बने हुए हैं, आप किसी भी ब्लड वेसल हो या हार्ट में हो, हार्ट की कोई भी वेसल हो, हम स्ट्रेप्टोकाइनिस क्या करता है, इसको रिमूव करने में हेल्प करता है। तो ये काफी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है इसको। ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर फाइब्रोसिस अकर इन लंग, कैसे होगा, अस्थमा नहीं, अस्थमा से क्या होता है, अस्थमा नहीं होगा। ब्रोंकाइटिस, एम्फीसीमिया और ऑक्यूपेशनल डिसीज, क्या होता है कि अस्थमा में क्या होता है कि आपका इन्फ्लेमेशन होता है। ब्रोंकाइटिस में क्या होगा, आपका आपके पास जो एल्वुलाई है, उसमें क्या म्यूकस फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाएगा। एम्फीसीमिया में क्या होता है, जो स्मोकिंग करते हैं उनके बॉल पंचर कर जाते हैं, तो उससे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, एम्फीसीमिया। ऑक्यूपेशनल डिसीज में क्या होता है, मैं बता, जब लॉन्ग एक्सपोजर में जब क्या होता है कि आप किसी कॉटन फैक्ट्री में या कोल फैक्ट्री में बहुत से काम करते हैं, तो क्या होता है, फाइब्रोसिस हो जाना चाहता है, जो एल्वुलाई होती है वो फाइब्रोसिस हो जाती है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इलास्टिसिटी उनकी कमजोर हो जाती है, तो क्या होता है, दिखाता हूं मैं आपको।
ये देख रहे हो फाइब्रोसिस क्या होता है, ऐसे जमा होना शुरू हो जाते हैं, आप ये देख रहे हो, ये देखो लंग्स कैंसर भी हो जाता है इसकी वजह से, यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाते हैं इस तरह से, इससे इलास्टिसिटी कमजोर हो जाती है। कैसे होती है? लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव टू इन्फ्लेमेशन लीड टू फाइब्रोसिस एंड proliferation ऑफ फाइब्रस टिश्यू। आपको मैं बताता हूँ कौन कौन सी डिसीज होती है। सिलिकोसिस होती है, एबोस्टोसिस होती है, कोल वर्कर जो वो काम करते हैं कोल डस्ट से जो होती है, सिम्बोसिस होती है जो कॉटन डस्ट से होती है, कोल डस्ट से कोल वर्कर के लिए हो गया, सिलिका डस्ट से हो गया। ये सारे एग्जाम्पल हैं ऑक्यूपेशनल लंग्स डिसीज के। अस्थमा इन्फ्लेमेशन से हो गया, ब्रोंकाइटिस मैंने बताया म्यूकस फ्लूइड फिल होने के अल्वलाई के अंदर। एमपीसी में जो स्मोकिंग करते हैं क्या होता है, उनकी वॉल पंचर हो जाती है जिससे ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी कम हो जाती है, ये क्रोनिक डिसीज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वर एक्सपेरिमेंटल प्रूव्ड बाय शूडन एंड बोबरी ने क्या कहा था? शूडन एंड बोबरी आर्ग्यूड दैट द pairing and separation of pairing of chromosome would lead to separation of a pair of factor। जैसे क्रोमोसोम अपने पेयरिंग करते हैं, ऐसे जीन्स भी अपने पेयरिंग करती हैं और सेग्रीगेट होती हैं। कैसे? जीन भी सेग्रीगेट होती है और क्रोमोसोम भी सेग्रीगेट होते हैं एक दूसरे से। The Sudan and Bobry argued that the pairing and segregation of a pair of a chromosome would lead to segregation of a pair of a factor that carried। जो भी वो कैरेक्टर कैरी करते हैं वो भी सेग्रीगेट होते हैं। ये किसने बोला था? शूडन एंड बोवरी ने। और अब मॉर्गन की बात करते हैं। इसमें दूसरा एग्जांपल दे रखा है मॉर्गन। मॉर्गन ने क्या किया था? मॉर्गन थॉम्स हंट मॉर्गन एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया था क्रोमोसोमल थ्योरी का। डिस्कवरी बेसिस फॉर द वेरिएशन ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस। इसने ड्रॉड्सिफिला के थ्रू क्रोमोसोमल थ्योरी इन्होंने प्रूव की थी कि कैसे कैरेक्टर सेग्रीगेट करते हैं। ड्रॉड्सिफिला में दिखा था गया था, करा था उन्होंने, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया था क्रोमोसोमल थ्योरी का। अब दूसरा ये तो नहीं है हमारे पास, इसका तो है नहीं। और हैंकिंग ने क्या कहा था? इसने नेम दिया था एक्स बॉडी 1891 में। ठीक है, तो हमारे पास किसने प्रूव है? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज एक्सपेरिमेंटल प्रूव्ड बाय मॉर्गन। किसने प्रूफ किया? मॉर्गन ने प्रूफ किया। ठीक है, मैं इस चीज को रिपीट कर दूं। शूडन बोवरी ने क्या कहा था कि आर्ग्यूड किया था पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम वुड लीड टू सेग्रीगेशन ऑफ ए पेयर ऑफ फैक्टर। जैसे क्रोमोसोम में सेग्रीगेट होता है उसी की वजह से जीन में भी सेग्रीगेशन होता है। और उसी चीज को प्रूव किसने किया था? मॉर्गन ने प्रूव किया था। एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया था? मॉर्गन ने। उसका पूरा नाम क्या है? थॉमस हंट मॉर्गन था। और उन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय डॉर्सीफिला में प्रूव किया था एक्सपेरिमेंटली। और हिंकिंग ने क्या दिया था? नेम दिया था एक्स बॉडी 1891 में। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हुआ? मॉर्गन हुआ जिसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव की क्रोमोसोमल थ्योरी। किसमें? डॉर्सीफिला में। दूसरा इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर आर नॉट सिलेक्टेड बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट? पॉड पोजिशन, पॉड लेंथ, पॉड कलर और पॉड शेप, ये हमें दे रखे हैं इसमें। तो हमारा क्या है, हम देखते हैं चार्ट को देखते हैं। स्टेम हाइट की बात करी थी, फ्लावर कलर की बात करी थी, फ्लावर पोजीशन की बात करी थी, पॉट शेप की होगी हमारा, और पॉट कलर की बात करी थी। ठीक है, सीड शेप की बात करी थी और सीड कलर की। हमारे पे ये दो हो गए, तो हमारा इनकरेंट कौन से हो गए? ये दो हमारे आंसर हो गए, पॉट पोजीशन एंड पॉट लेंथ। ठीक है, दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ये कह रहा है कि एलोगेमी हैज टू अलाउ टू परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ। किसके थ्रू होती है एलोगेमी परफॉर्म? तो हम सीधी सीधी एक्सटर्नल एजेंसी, सेल्फ मैकेनिज्म, या ओनली विंड, या ओनली मैन। पहले हमें पता होना चाहिए कि एलोगेमी होता क्या है। सपोज करो ये एक प्लांट ये है, एक प्लांट ये है। अगर इसका पॉलन इस प्लांट से इस प्लांट पे जा रहा है और क्या हो रहा है? क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, एक प्लांट का पॉलन दूसरे प्लांट पर जा रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं हम? एलोगेमी बोलेंगे। अगर सपोज करो कि क्या हो रहा है कि इसी का
इस प्लांट का पोलन दूसरे फ्लावर पे जा रहा है तो इसे बोलेंगे जिनेटोगेमी बोलेंगे। समझ रहे हो? और अगर सेम प्लांट का अगर पोलन सेम प्लांट पर ही जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम? ऑटोगेमी बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। लेकिन हमें बोला है एलोगेमी क्या है? एलोगेमी क्या है कि एक का पोलन दूसरे की उस पे जा रहा है, दूसरे प्लांट पे जा रहा है। तो एलोगेमी क्या हुआ हमारा? किसके थ्रू हो गया? एलोगेमी क्या हुआ? एक्सटर्नल एजेंसी। एक्सटर्नल एजेंसी तो ऐसे विंड भी दे रखा है, ओनली मैन भी देकर रखा है, पर लेकिन हम एक्सटर्नल एजेंसी तो सबको इंक्लूड करेंगे ना उसमें। ठीक है, एलोगेमी इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। जैसे यहाँ पर बना रखी है, इंसेक्ट बना रखी है। ठीक है, क्या बोला? एक कलर ब्लाइंड डॉटर इज बोर्न व्हेन हर। कब होगी कलर ब्लाइंड? सीधी सीधी बात है, जब मदर कैरियर होगी और फादर कलर ब्लाइंड होगा। तो इसका ऐसे देखा जाए, पहली वजह कलर ब्लाइंडनेस वो डिसीज है जिसमें रेड और ग्रीन कलर आपको नहीं दिखता, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, सेक्स लिंक्ड डिसीज है। और इसमें क्या होता है आपको मैं बताऊं, फादर क्या होता है इसमें कलर ब्लाइंड होता है क्योंकि रेसेसिव सेक्स लिंक्ड डिसीज। अगर रेसेसिव कैरेक्टर एक्स है तो अगर वो तो एक्सप्रेस कर जाएगा, लेकिन मदर में कैरियर है, मदर में जब एक्स होगा तो उसको एक्सप्रेस होने के लिए होमोजाइगस कंडीशन चाहिए, एक्स एक्स होना चाहिए, बोथ कैरियर होना चाहिए ना, जब भी तो एक्सप्रेस करेगा मदर में। लेकिन मदर में कैरियर की तरह काम करेगा। जब वो इन दोनों का क्रॉस कराएंगे तो जब सन में क्या है, जब इसकी हम बनाएंगे तो क्या होगा कि सन क्या होगा? कलर ब्लाइंडनेस होगा क्योंकि सेक्स लिंकिंग रेसेसिव है। और फीमेल में जब दोनों एक्स कंडीशन होंगी, रेसेसिव में दोनों होमोजाइगस कंडीशन होगी, जब ही एक फीमेल कलर ब्लाइंडनेस होगी। समझ गए? कलर ब्लाइंड होगी। ठीक है, तो इस ये कंडीशन होगी कलर ब्लाइंडनेस की। द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन H and Select pathway and Kelvin respectively। क्या होगा प्राइमरी एक्सेप्टर इसका? तो H and Select का साइकिल को आपको पहले पता होना चाहिए, C4 साइकिल है और केल्विन साइकिल आपकी C3 साइकिल है। अब देखते हैं कि कैसे एक्सेप्ट करता है C4 और C3 में प्राइमरी एक्सेप्टर कौन होता है। अगर C3 में देखा जाए तो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है आपका रिबुलोस बाइफॉस्फेट होता है, और प्राइमरी एक्सेप्टर CO2 का रिबुलोस बाइफॉस्फेट होता है जो कि 5 कार्बन का होता है, और उसको कन्वर्ट करता है फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड फॉस्फिनोल ग्लिसरेट में कन्वर्ट करता है जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। आपकी C3 साइकिल चलती कहाँ है? मीजोफिल सेल्स के अंदर चलती है, और किसके प्रेजेंस में चलती है? रिबोस्को के। रिबोस्को एक ऐसा एंजाइम है जो कि आपको ऑक्सीनेस और कार्बोक्सिलेज दोनों एक्टिविटीज प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं C4 साइकिल। C4 पाथवे कहाँ चलता है? C4 पाथवे आपका किस में चलता है आपका? किसके प्रेजेंस? प्राइमरी एक्सेप्टर कौन होता है आपका? पैप, फॉस्फिनोल पायरुवेट होता है, जो 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। उसको कन्वर्ट करता है ऑक्सलो एसिटिक एसिड में जो कि 4 कार्बन का कंपाउंड होता है। और सबसे पहले क्या होता है, ये जो C4 जो होती है जो आपको दोनों में चलती है, मीजोफिल्स और बंडल शीथ सेल दोनों में चलती है। मीजोफिल सेल्स में क्या होता है आपका? मीजोफिल सेल्स में क्या होता है? CO2 आके बाइंड करती है, किससे? किससे बाइंड करती है? फॉस्फिनोल पायरुवेट से आके बाइंड करती है, और किसकी प्रेजेंस में? पेपकेस की प्रेजेंस में। और फिर क्या होती है, वो बंडल शीथ सेल में जाती है, उसमें जाके CO2 आके फिक्स्ड होती है। मैं इसका आपका डायग्राम दिखाता हूँ कैसे होता है। आप देख सकते हैं यहाँ से CO2 आई, CO2 आई किसके? फॉस्फिनोल पायरुवेट से बाइंड करी, कन्वर्ट किस में हुई? ऑक्सलो एसिटिक एसिड में। ऑक्सलो एसिटिक एसिड से रिडक्शन हुआ तो किस में कन्वर्ट हुई है? मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड क्या है? परमेबल है और ट्रांसफर हो जाएगा बंडल शीथ सेल में, ट्रांसफर हो जाएगा। बंडल शीथ सेल से क्या होगा? अब क्या होगा, जब वो ब्रेक होगा तो एक फॉस्फिनोल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, और क्या होगा? एक CO2 निकल जाएगी। कैसे निकली देखो, ये मैलिक एसिड क्या है? 4 कार्बन का कंपाउंड है, और पायरुविक एसिड क्या है? 3 कार्बन का कंपाउंड है। जब उससे CO2 निकल गई एक, तो क्या हुआ? कार्बोक्सिलेशन फिक्सेशन किस में होगा आपका? केल्विन साइकिल में। ये जो CO2 जो निकली ना, वो आपकी केल्विन साइकिल में जाके फिक्स हो जाएगी। तो आप समझ सकते हो कि C4 एक एडवांस साइकिल है। ठीक है,
तो हमारा देखा गया क्या हुआ कि हेचन साइकिल में क्या हुआ, पेप केस, पेप क्या है आपका, फॉस्फेनॉल पायरुवेट क्या है आपका, प्राइमरी एक्सेप्टर है, ठीक है। और आपका केल्विन साइकिल में देखिए आपका कौन कौन है, आरयूबीपी है, रूबुलोज बाइफॉस्फेट आपका प्राइमरी एक्सेप्टर है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, विट्रस चैम्बर इज द स्पेस बिटवीन, पहला दिखा रहा है कॉर्निया इन लेंस, आइरिस इन लेंस, लेंस इन रेटिना एंड कॉर्निया इन आइरिस। मैं इसको आपको समझाता हूँ कैसे विट्रस चैम्बर किस किस के बीच में प्रेजेंट होता है। आप इस डायग्राम को देखिए, ये आपको लेंस दिख रहा है, लेंस दिख रहा है, और ये आपको कह रहा है रेटिना की एक लेयर दिख रही है। इसके बीच में जो स्पेस दिख रहा है ये आपका पूरा विट्रस चैम्बर है, विट्रस चैम्बर दिख रहा है। और आपको ये तो आपका विट्रस चैम्बर हो गया। आपको मैं बताता हूँ एक्वस चैम्बर क्या होता है। ये आपको कॉर्निया दिख रही है और ये आपको लेंस दिख रहा है, ये आपका एक्वस चैम्बर हो गया। अब आंसर क्वेश्चन पूछ ले कि एक्वस चैम्बर स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस, तो क्या हो गया, स्पेलिंग गलत होगी, ये LENS लेंस, कुछ पूरा ही गलत हो गया, LES लेंस। कॉर्निया और लेंस के बीच का स्पेस क्या होगा, एक्वस चैम्बर हो गया आपका। विट्रस चैम्बर आप क्या हो गया, लेंस और रेटिना के बीच का स्पेस हो गया। ये स्पेस आपका ये हो गया और ये स्पेस आपका ये हो गया। कॉर्निया और लेंस के बीच का एक्वस चैम्बर, लेंस और रेटिना के बीच में का आपका हुआ विट्रस चैम्बर। तो आपका हमसे पूछा है विट्रस चैम्बर क्या है, लेंस और रेटिना के बीच का स्पेस क्या हो गया, मैं विट्रस चैम्बर हो गया, ठीक है। इससे अगला देखते हैं, नंबर ऑफ कर्वेचर इन ए क्लेविकल बोन। पहले देखें, ये देखते हैं हमारी बोन में सबसे पहली वजह कितनी क्लेविकल बोन होती है। मैं आपको ये बता दूं, हमारे पास दो क्लेविकल बोन होती है, ये दिख रही है जिसको बोलते हैं ब्यूटी बोन बोलते हैं, इसे कॉलर बोन भी बोलते हैं। हमारे पास दो होती हैं। अब उसमें बोलते हैं कि एक बोन के अंदर दो कर्वेचर होते हैं, समझ गए। और टोटल कितने कर्वेचर हो गए हमारी पूरी बॉडी में, चार कर्वेचर हो गए। लेकिन हमसे पूछा नंबर ऑफ कर्वेचर इन ए क्लेविकल बोन, उसने एक एक बोन के अंदर कर्वेचर पूछ रहा है। तो हमारे दिखाता हूँ, ये हमारे पास क्लेविकल बोन होगी, इसके कर्वेचर एक ये हो गया एक ये, तो दो कर्वेचर हो गए, दो कर्वेचर हो गए इसके। और हमारी बॉडी में कितनी कितनी बोन है, ये दो बोन है, तो कितनी कितने कर्वेचर हो गए, चार कर्वेचर हो गए। कितने कर्वेचर हो गए हमारे पास, चार कर्वेचर हो गए। लेकिन हम उसने पूछा है कि एक बोन के अंदर पूछ रहा है, तो एक बोन के अंदर कितने कर्वेचर हो गए, इसके दो कर्वेचर हो गए। लेकिन हमारे पास कितनी बोन है, ये दो बोन है, एक ये रही और आपको एक ये दिख रही, कितनी हो गई है, दो तो बोन हो गई, कर्वेचर चार हो गए अगर दो बोन का मिलाएं। अगर एक बोन का मिलाएं तो हमारे पास दो कर्वेचर है, ठीक है। इससे अगला देखते हैं, इसे हमें कॉलर बोन और ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे कॉलर के पास आती है, और एक्टर्स इसे ब्यूटी बोन्स बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या हुआ, लूप ऑफ हेनली इज फाउंड इन ग्रीन इंग्लैंड, मालफिजन ट्यूब नहीं, न्यूरॉन तो में तो होता ही नहीं है, नेफ्रॉन ठीक है। अब नेफ्रॉन में कहाँ प्रेजेंट होता है मैं आपको दिखाता हूँ। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ये आपको दिख रहा है, इसके पार्ट दिख रहे हैं, एफरेंट आर्टियोल, एफरेंट आर्टियोल, ग्लोमेरुलस दिख रहा है, बोमन कैप्सूल दिख रहा है, प्रॉक्सिमल कन्वर्टिब्यूल, डिस्टल कन्वर्टिब्यूल्स दिख रहा है आपको। ये आपको डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले दिख रही है, और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले दिख रही है आपको। अब क्या हुआ, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले का काम क्या होता है, ये वाटर एब्जॉर्ब करने का हेल्प करती है, और डिसेंडिंग असेंडिंग लूप क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब करने का काम करती है। देख सकते हो, कहाँ गया ये कर्सर, descending loop absorb water passively so the concentration filtration increase in the this limb। क्या होता है, जब वाटर एब्जॉर्ब करते हैं कंसंट्रेशन हो जाएगा अपने आप। जब असेंडिंग लिम्ब आपका क्या होगा, पैसिवली NaCl एब्जॉर्ब करेगी थिन सिगमेंट से, क्या होगा कि आपका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। देखो वाटर एब्जॉर्ब होता है तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, और जब इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब होते हैं तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। और लूप ऑफ हेनले का क्या होता है, ये हेयर पिन लाइक कॉन्फ़िगरेशन होता है और काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन मैकेनिज्म्स में चलता है, ठीक है। एक तो एब्जॉर्ब कर रहा है इलेक्ट्रोलाइट को, तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। जब वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है तो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। रिपीट करता हूँ, जब वाटर एब्जॉर्ब होगा तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी,
जब इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब होंगे तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, और उसमें भी इलेक्ट्रोलाइट कौन से एब्जॉर्ब हो रहे हैं? NaCl। ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है एफ एक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ। एफ एक्टिन पॉलीमर किस चीज का है? सबसे बड़ी बात देखी जाए तो एफ एक्टिन होता क्या है, पहले तो हमें यही समझना पड़ेगा। एफ एक्टिन क्या है कि हमने पता है, आपने एक्टिन और मायोसिन सुना होगा, जो मसल्स में आपके क्या होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, वो जो बॉडी मसल्स को स्ट्रेच करने में हेल्प करते हैं, उसमें से क्या होता है? एफ एक्टिन। एफ एक्टिन का काम क्या होता है, और एफ एक्टिन किसका पॉलीमर का बना हुआ होता है? तो एफ एक्टिन देखा जाए तो एफ एक्टिन में तीन वो होते हैं। क्या होते हैं? एक ट्रोपोनिन होते हैं, एक ट्रोपोमायोसिन होती है, एक एफ एक्टिन होता है। अब एफ एक्टिन आपको ये दिख रहा है, ये गोल गोल से, ये एफ एक्टिन है। और एफ एक्टिन किसका पॉलीमर का बना हुआ होता है, मैं आपको ये बताता हूँ। एफ एक्टिन बना होता है, एफ एक्टिन इज पॉलीमर ऑफ जी ग्लोबुलर प्रोटीन। एक ग्लोबुलर प्रोटीन का आप क्या होता है? एफ एक्टिन बना हुआ होता है। और एक्टिन किसका बना होता है? ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन और एफ एक्टिन का बना हुआ होता है। और एफ एक्टिन क्या होता है? एफ एक्टिन क्या होता है? एफ एक्टिन क्या होता है? मोनोमर है किसका? जी ग्लोबुलर प्रोटीन का। ठीक है। और ट्रोपोनिन क्या करता है? मास्क करता है मायोसिन को, एक्टिव साइट को बाइंड करके रखता है मायोसिन की। ठीक है। तो हमारे क्या हुआ? जी एक्टिन हो गया। ठीक है, इसका मोनोमर है एफ एक्टिन। ठीक है। इसका ये क्या बोल रहा है? देयर इज द टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इन ई कोलाई व्हाइल इज द टाइप ऑफ द ह्यूमन सेल। आरएनए पॉलीमरेज कौन सा है? आरएनए पॉलीमरेज का क्या काम होता है? ट्रांसक्रिप्शन करता है, डीएनए स्ट्रैंड से आरएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करता है। वो किस कैसे फॉर्मेशन होता है उसमें? आरएनए पॉलीमरेज कौन सा यूज किया जाता है? ई कोलाई में कौन सा यूज कराया जाता है, और ह्यूमन में कौन सा? आरएनए पॉलीमरेज 1 यूज किया जाता है हमारा ई कोलाई में। किसमें? प्रोकैरियोट्स में। और हमारे ह्यूमन में यूज किया जाता है आरएनए पॉलीमरेज 3 यूज किया जाता है, जो डीएनए से आरएनए फॉर्मेशन करता है। किसको बोलते हैं? डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए पे डिपेंड है, आरएनए पॉलीमरेज 3 बोलते हैं। ठीक है। द क्रॉस पॉलिनेशन फ्लावर आर। क्रॉस पॉलिनेशन किससे होगा? सबसे पहली बात ये, अगर क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है तो सबसे पहली बात ये कि वो किसी के अंदर ब्राइट कलर हो, जब भी तो कोई अट्रैक्ट होगा किसी से, या उसमें से कोई खुशबू आती हो। तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एजेंट कौन कौन से हैं हमारे? जैसे हम मान सकते हैं स्नेल हो गया, बर्ड हो गई, या बैट हो गए, या आंट्स हो गए, या क्या मौत हो गई हमारी। तो ये सब आपके एजेंट हैं क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, जब भी तो अट्रैक्ट करेंगे कि वो कोई कलर ब्राइट दिखता हो या सेंटेड हो, उसमें से खुशबू आती हो। तो हमारा क्या हो गया? क्रॉस पॉलिनेशन करवाए, फर्स्ट एंड थर्ड। आंसर होगा फर्स्ट एंड थर्ड। क्रॉस पॉलिनेशन किसके थ्रू हो रहा है हमारा? इंसेक्ट, बर्ड, स्नेल, बैट्स, इनके थ्रू हमारा क्रॉस पॉलिनेशन हो। क्रॉस पॉलिनेशन होगा क्यों, कब? जब वो ब्राइट कलर दिखेगा या उसमें से खुशबू आएगी। ठीक है। अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर कंडीशन ऑफ द ओवरी रिप्रेजेंट ये जी को इस तरह से दे रखा है, तो ये क्या है आपकी? सुपीरियर ओवरी है। अगर जी को इस तरह से दे रखा है, ये क्या आपकी? इंफीरियर ओवरी है। अगर जी को इस तरह से दे रखा है, आपकी हाफ इंफीरियर ओवरी है। आप देख रहे हो, हमें पहली कंडीशन दे रखी है, देख रहे हो, ओवरी ऊपर है और थैलेमस नीचे है, तो सीधी सीधी बात, और थैलेमस से क्या है? नीचे से आपका कोरेला, कार्पल और स्टेमन निकल रहे हैं, तो ये कंडीशन क्या होगी? सुपीरियर ओवरी होगी। जिसे को बोलते हैं हाइपोगाइनस ओवरी भी बोलते हैं, सुपीरियर ओवरी को हाइपोगाइनस ओवरी बोलते हैं। The gynoecium occupy the highest position while other part are situated below। और सारे पार्ट्स, आप ओवरी सबसे ऊपर है, और जो भी पार्ट निकल रहा है थैलेमस से वो नीचे से निकल रहा है।
तो आप देख रहे हैं इसका एग्जाम्पल हो गए मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, आपको ये दिख रहा है ओवरी और थैलेमस एक ही पोजीशन में, मतलब बिल्कुल ये कंडीशन हाफ इंफीरियर ओवरी की। इसमें क्या है देखो, इफ gynoecium situated in the center, आपको देख रहे हो gynoecium situated in the center and other part of the flower are located on the rim of the thalamus almost same level, it is called perigynous. The ovary here is said to be half inferior. इसका एग्जाम्पल है प्लम, पीच एंड रोज। आप देख रहे हो ओवरी भी इस साइड है और थैलेमस दोनों बिल्कुल हाफ में प्रेजेंट है, मतलब बिल्कुल मिडिल में प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं हाफ इंफीरियर ओवरी। और इसका चौथा वाला देखते हैं, वो सेम है, हाफ इंफीरियर ओवरी के एग्जांपल है ये, आपको देख सकते हैं प्लम, पीच एंड रोज। और ये वाला कंडीशन देखते हैं, आप ये देख रहे हो ओवरी नीचे आ गई है, थैलेमस ने पूरा कवर कर लिया है ओवरी को, और आप देख रहे हो कोरोला, कार्पल और ये देख रहे हो स्टेमन, ये इससे ओवरी से ऊपर निकल रहे हैं। तो ये क्या कंडीशन है, इंफीरियर ओवरी, क्योंकि इंफीरियर है, ये देख रहे हो कंडीशन, ये ओवरी इंफीरियर है और आप देख रहे हो और सब चीजें ऊपर से निकल रही हैं, तो इंफीरियर ओवरी है। इंफीरियर ओवरी का मैं बताऊं, इसको मिटा देता हूं मैं। इंफीरियर, द मार्जिन ऑफ द थैलेमस ग्रो अपवर्ड, थैलेमस ऊपर की तरफ ग्रो इंक्लूज द ओवरी कंप्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज विद द अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर rise above the ovary, hence the ovary is said to be inferior. As the flower is in the flower of the guava and cucumber, guava और cucumber में आप देखोगे तो ये आपको शो करेगा, देखा होगा guava में छोटे छोटे जब guava लगते हैं तो उसके पहले इस तरह से फूल जब आता है तो कुछ इस तरह से दिखता है आपको। और रे फ्लोरेट ऑफ सन फ्लावर का भी एग्जाम्पल यही है, ठीक है। देखते हैं ये इसका आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट द गिवन डायग्राम। ये ए दिख रहा है आपको, ये क्या है आपका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के लिए क्या बोल रहा है, कंट्रोल यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ आरएनए, नहीं बाई डायरेक्शनल होता है। बी वाला क्या बोल रहा है, ये आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखा रहा है, और रफ एंडोप्लाज्मिक का क्या काम होता है आपका प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, पर यहाँ क्या कर रहा है बी का सिंथेसिस ऑफ लिपिड, नहीं होगा ना पहला वाला होगा। सी वाला दिखा रहा है आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखा रहा है और क्या कर रहा है, सी इज आरएनए और प्रोटीन पार्टिकल, सही बात है आरएनए और प्रोटीन पार्टिकल है, ठीक है। और डी वाला क्या दिखा रहा है आपको, ये क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व इन सेल एक्टिविटी एंड प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन, नहीं। तो हमारा क्या हो, आरएनए और प्रोटीन पार्टिकल सिंथेसिस हो गया, आरएनए एंड प्रोटीन पार्टिकल्स हो गया इसका, ठीक है। द सेल थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल टू, किसके लिए सेल थ्योरी एप्लीकेबल है, फंगी के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि वायरस एक ऐसा है कि वायरस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। वायरस लैक टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड डू नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन ऑफ ए सेल। फंगी फंजाई तो अपना सेल उसके पास स्ट्रक्चर होता है, वो फंक्शन भी करती है एक सेल की तरह, आरबीसी भी करती हैं, लाइकिन भी करती हैं, पर वायरस के पास एक डू नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन ऑफ ए सेल, सेल की तरह फंक्शन नहीं करती है, क्योंकि ये डिपेंड रहते हैं एज अ होस्ट पर डिपेंड रहते हैं, होस्ट की मशीनरी पर डिपेंड रहते हैं, तो क्योंकि ये खुद का अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं एज अ सेल की तरह, कि अपना जैसे खाना बनाना हुआ तो ये खुद अपना आप तो खाना बनाएंगे नहीं, तो होस्ट की सेल की मशीनरी यूज करके अपना फूड प्रोडक्शन करते हैं और उन्हीं से अपना क्या करते हैं कि अपनी प्रोगेनी बनाते हैं। तो इसके सेल थ्योरी नॉट एप्लीकेबल फॉर वायरस, फंगी के लिए एप्लीकेबल है क्योंकि उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, आरबीसी का भी अपना स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, लाइकेन का भी स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ सेल की तरह है, पर होस्ट वायरस नहीं है, ठीक है। फाइंड द करेक्ट मैच पेयर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला है लेपोटीन, द द क्रोमोसोम बिकम इनविजिबल, नहीं विजिबल रहते हैं। फिर पूछ रहा है जाइगोटीन, द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स,
हाँ, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। जाइगोटीन में दिख रहा है आपको पेयरिंग हो रही है होमोलोगस क्रोमोसोम की। ठीक है। फिर बोल रहा है पैकेटिन, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स। नहीं, ये किसका है? डिप्लोटीन का एग्जाम्पल है। सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स डिप्लोटीन में ही तो डिसॉल्व होता है, इस वाले में, इस वाले में ही तो डिसॉल्व होता है। अब क्या हो रहा है? डिप्लोटीन इज a bivalent chromosome appearing as a tetrad। नहीं। अब क्या बोला? डाइकाइनेस, टर्मिनेशन ऑफ कैस्मेटा टेक प्लेस। हाँ, क्योंकि इसमें टर्मिनेशन कैस्मेटा कहाँ पे होता है? डाइकाइनेसिस में होता है। वो आप देख सकते हो इसमें। डाइकाइनेसिस में क्या होता है? आपका कैस्मेटा का टर्मिनेशन होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी एंड ई। कैसे? कि जाइकोटीन में तो क्या हुआ? आपका होमोलोगस पेयर की क्या हुआ? होम पेयरिंग हुई होमोलोगस ऐसे। और अब डाइकाइनेस में जो आपका सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स बना था ना, वो डाइकाइनेस तक जाते जाते डिसॉल्व होना शुरू कहाँ से होता है? डिप्लोटीन से। और इसमें डाइकाइनेस में जाके आपका टोटली डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है। जैसे आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे वर्ड यूज करा गया था इसमें, बाइवेलेंट अपीयर एज अ टेट्राड। अगर दो को देखे जाए तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? बाइवेलेंट दिख रहा है। अगर चारों को मिला दिया जाए तो क्या हो गया? टेट्राड हो गया। इस तरह से क्रॉसिंग करेगा, इस तरह से क्रॉसिंग करेगा। ठीक है। तो मैं इसको रिपीट करता हूँ आपको, अगर ना समझ में आया। डिप्लोटीन इज द क्रोमोसोम बिकम इनविजिबल। नहीं, विजुअल रहते हैं। जाइगोटीन में आपको मैं बताऊं, होमो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। जाइगोटीन में होमोलोगस पेयर की पेयरिंग होती है इस तरह से, इस तरह से। अब क्या हो? पैकेटीन में सिनेप्टोल कॉम्प्लेक्स बनता है? नहीं, यहाँ पे न्यूड्यूल्स बनते हैं, रिकॉम्बिनेस एंजाइम आता है और क्रॉसिंग ओवर होती है पैकेटीन स्टेज में। और डिप्लोटीन में क्या होता है? डिप्लोटीन में सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स जो होता है वो डिसॉल्व होना शुरू होता है। पर यहाँ पर क्या दिखा रहा है? बाइवेलेंट क्रोमोसोम अपीयरेंस टेट्राड नहीं होगा। और डाइकाइनेसिस में क्या होगा? कैस्मेटा, टर्मिनेशन ऑफ कैस्मेटा टेक प्लेस। यस, तो इसका आंसर होगा बी और बी, बी और ई। ठीक है, बी एंड ई। ठीक है, इसको साफ कर दूंगा। ठीक है, बी एंड ई होगा इसका आंसर। ये सब गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है प्रोस्थेलिक ग्रुप आर डैश एंड आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम द अदर कोफैक्टर इन दैट दे आर टाइटली बॉन्ड टू। ठीक, पहली बात हमें पता होना चाहिए कि प्रोस्थेलिक ग्रुप होते क्या हैं, वो टाइटली बॉन्ड किससे करते हैं। पहली बात, ये हमारे पास क्या होता है? एक होलो एंजाइम होता है। होल एंजाइम के दो पार्ट होते हैं। एक एपो एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन का बना हुआ होता है। दूसरा क्या होता है हमारे पास? कोफैक्टर होता है। कोफैक्टर के दो पार्ट होते हैं, एक ऑर्गेनिक होता है, दूसरा वाला इनऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक में क्या एक होता है हमारा प्रोस्थेलिक ग्रुप होता है। अब प्रोस्थेलिक ग्रुप होगा, अब प्रोस्थेलिक ग्रुप क्या है? टाइटली बॉन्ड किससे करता है? ये टाइटली बॉन्ड करता है हमारा, टाइटली बॉन्ड करता है किससे? हमारा एपो एंजाइम से हमारा टाइटली बॉन्ड करता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनेगा? होलो एंजाइम मिलेगा। इनमें से कोई भी मिलेगा, एपो एंजाइम से बाइंड करेगा तो होलो एंजाइम बनेगा। आपका समझ में आया? तो मैं बताता हूँ आपके कोफैक्टर हमारे कैसे कौन कौन से होते हैं। अगर हम देखें हमारे कोफैक्टर कौन से हैं, कोफैक्टर है ये, कोफैक्टर एक होता है कोएंजाइम और एक होगा प्रोस्थेलिक ग्रुप। ये कौन दोनों क्या है? ऑर्गेनिक है। और एसेंशियल आयन, वैसे आयन तो हमारे वैसे इनऑर्गेनिक होते हैं, ये हमारे इनऑर्गेनिक हो गए। जब ये ऑर्गेनिक में प्रोस्थेलिक ग्रुप क्या है? टाइटली बॉन्ड करेगा किससे? एपो एंजाइम से, तो क्या बनेगा? होलो एंजाइम बनेगा। जब ये लूजली को एंजाइम लूजली बॉन्ड करेगा एपो एंजाइम से, क्या बनेगा हमारे पास? होलो एंजाइम बनेगा। जब एसेंशियल आयन में से एक्टिवेटर मेटल आयन करेगा, लूजली बॉन्ड क्या करेगा? तो हमारे पास होलो एंजाइम बनेगा। ये हमारे कोफैक्टर हैं।
मेटल आयन और मेटलो एंजाइम टाइटली बॉन्ड करेगा, तब हमारे एपो एंजाइम से बाइंड करेगा, तो फिर हेलो एंजाइम बनेगा। तो इसने बोला हमसे पोस्टहेलिक ग्रुप आर डैश क्या है हमारे पास, ऑर्गेनिक है, एंड दे आर अदर कोफैक्टर इन दैट दे आर टाइटली बाउंड टू। वो टाइटली बाउंड किससे करते हैं, हमारे टाइटली बाउंड करते हैं, किससे करते हैं, एपो एंजाइम से बाइंड करते हैं। जब कोफैक्टर और क्या एपो एंजाइम मिक्स करते हैं तो क्या होलो एंजाइम बनता है। तो टाइटली बाउंड किससे करा, एपो एंजाइम से बाइंड करा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड एपो एंजाइम। ठीक है, मैच द फॉलोइंग। नाइट्रोजनस बेस क्या होगा हमारा, हमने पहले ही पता है एडेनिन होगा हमारा नाइट्रोजनस बेस, आपको मैं बता दूं। अब फिर होगा न्यूक्लियोसाइड क्या होगा, साइटिडिन होगा हमारा। न्यूक्लियोटाइड कौन सा होगा, ये होगा। और न्यूक्लिक एसिड हमारा क्या होगा, डीएनए होगा। आप समझ सकते हैं, ये मैंने आपको दिखाया है। अगर ये इसके साथ कोई भी फॉस्फेट अटैच नहीं है तो हमारा क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड। अगर हमने फॉस्फेट अटैच कर दिया तो क्या हो गया, एक अटैच कराया तो मैंने आपको बताया था एएमपी, एक मोनोफॉस्फेट अटैच हुआ, एडीपी डाइफॉस्फेट अटैच किया, एटीपी ट्राइफॉस्फेट अटैच किया। ये इसकी भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, एजी इसकी प्यूरिन और पिरिमिडिन की। प्यूरिन की थी एजी और पिरिमिडिन को बोलते थे क्यूट। ई को हटा दो इसको यहाँ से। तो एजी में आप क्या हो गया, एडेनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडिन में हो गया आप क्या, थायमिन साइटोसिन और यूरासिल। ये आपके वो हो गए। ठीक है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनिशिएशन कोडन इन यूक्लिड। जब आप ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला इनिशिएशन कोडन क्या होगा आपका, तो हमारा कौन सा होगा, एयूजी। एयूजी के दो काम होते हैं, एयूजी का डुअल फंक्शन करता है। सबसे पहले तो अमाइनो एसिड मेथोनिन को कोड करता है, और एक्स एक्ट करता है इनिशिएशन कोडन को। जब आपको ट्रांसलेशन स्टार्ट करनी होगी तो सबसे पहला कोडन एयूजी आके बाइंड करेगा। और स्टॉपिंग कोडन कौन से आपके, यूएए, यूएजी, यूजीए। समझ गए, ये आपके स्टॉपिंग कोडन है। अब बात करते हैं कि ये मैच ऑफ द फॉलोइंग, फोटोलाइसिस किससे ऑफ वाटर किससे। आपने देखा होगा पीएस सेकंड में फोटोलाइसिस किससे हो रही थी, मैग्नीज से हो रही थी। ठीक है, अब बात करते हैं डाइजोट्रॉपी। डाइजोट्रॉपी इज द मेटाबॉलिक एक्टिविटी फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू बायोलॉजिकल यूजफुल फॉर्म। हमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करनी है, किससे हेल्प करें, सिम्बायोटिक या फ्री लिविंग बैक्टीरिया के थ्रू हमें नाइट्रोजन फिक्स करनी है। तो किससे क्या होगा, इसको हम डाइजोट्रॉपी बोलते हैं। डाइजोट्रॉपी क्या, बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। हमें बायोलॉजिकल फिक्सेशन करना है नाइट्रोजन का, तो किससे क्या हेल्प से करेंगे, एक तो हमें होता है फ्री लिविंग से होता है, और एक होता है हमारा सिम्बायोटिक। तो इसमें क्या होता है, हमें कौन सा मटेरियल, हमें इसमें बोला है कौन सा मटेरियल हमें यूज करना पड़ेगा जिससे हमारी नाइट्रोजन फिक्सेशन हो, कौन सा है, मोलिब्डेनम। अब इसमें बोला है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, ये आपने ईटीएस साइकिल पढ़ेंगे, एटीएस साइकिल पढ़ेंगे। जब हाइड्रोजन ट्रांसफर होता है इनर साइड ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स के अंदर जब आता है, तो किसकी हेल्प से आता है, साइटोक्रोम सी की हेल्प से आता है। तो उसमें कौन सा एलिमेंट होता है, कॉपर होता है। कॉपर ऐसे लिखा होता है, सी लिखा होता है, कहीं बी लिखा होता है, वही साइटोक्रोम सी। बायोसिंथेसिस ऑक्सलो एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड सॉरी, इंडोल एसिटिक एसिड किसकी प्रेजेंस में करता है, जिंक के। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, फोटोलाइसिस ए का 3 और बी का 4th, हमारा आंसर हो गया ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। The C4 plant are different from C3 plant with the reference to। C4 plant C3 plant से कैसे डिफरेंट है, टाइप ऑफ पिगमेंट इन्वॉल्व इन बायोसिंथेसिस नहीं है, दोनों में सेम पिगमेंट यूज किया जाता है। टाइप ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं, नंबर ऑफ NADPH कंज्यूम इन प्रिपरेशन ऑफ शुगर, दोनों में NADPH
दोनों में सेम होती है। देखिए मैं इसमें आपको दिखाता हूँ, ये केल्विन साइकिल का दे रखा है, ये मैंने C4 का बना रखा है। केल्विन साइकिल में 12 NADPH यूज करे जा रहे हैं, तो हमने और उसमें C4 में भी 12 यूज करे जा रहे हैं। लेकिन ATP अगर केल्विन साइकिल में 18 यूज हो रही हैं, तो C4 में आपकी 30 ATP यूज करी जा रही है। इन दोनों में ATP में डिफरेंस है, पर यहाँ पर पूछा तो NADPH है, दोनों में सेम यूज है। अब ये तो पूछ रहा है कि डिफरेंस क्या है। Substance that accept CO2 in carbon assimilation, सबस्टेंस जो CO2 को एब्जॉर्ब कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, वो डिफरेंट है। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे डिफरेंट है। इसमें क्या यूज कर रहा है, CO2 को एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे क्या है, RUP यूज कर रहे आ रहे हैं। और C4 में आपको प्राइमरी एक्सेप्ट करके यूज कर रहा है, फॉस्फिनोल पायरुवेट यूज कर रहा है यार, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, और ये जो कि 5 कार्बन कंपाउंड है। C3 प्लांट में 5 कार्बन कंपाउंड RUP एक्सेप्ट कर रहा है कार्बन को, और C4 प्लांट में कार्बन को कौन एक्सेप्ट कर रहा है, CO2 को फॉस्फिनोल पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड एक्सेप्ट कर रहा है। तो क्या है, द सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट CO2 इन कार्बन एसिमिलेशन, क्या हुआ, फोर्थ वाला। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। Which of the following, कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड, कॉलम फर्स्ट दे रखा है एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइगर क्या करता है, ये पहली बात, ये एक फंगस है। इसका काम होता है सिट्रिक एसिड को फॉर्मेशन का, समझ गए, सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन का। एस्परजिलस नाइगर का ये एक फंगस है। एसिटोबैक्टर एसिटाई का क्या का काम है, ये एसिटिक एसिड का प्रोडक्शन करती है। ये एक बैक्टीरिया है। क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिज्म, ये क्या करता है, ये भी एक बैक्टीरिया, और ये क्या करता है, ब्यूटेरिक एसिड को प्रोडक्शन में हेल्प करता है। क्लोस्ट्रिडियम ये भी एक बैक्टीरिया है। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस क्या है, ये तो सबको ही पता है, ये लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करता है, ये भी एक बैक्टीरिया है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ये वीडियो आपको यूजफुल रही होगी।